वंदे मातरम विद्यार्थियों, स्वागत है भाटिया आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुबोध मिड्डा आपको आज का टॉपिक कराएंगे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। बार बार ये हमारे सामने आता है कि किस प्रकार ये मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, घट जाती है, बड़ी समस्या होती है अर्थव्यवस्था में। तो नॉर्मल सी बात करूं तो मुद्रास्फीति का मतलब है कीमतों का लगातार बढ़ना। कीमतों का लगातार बढ़ना, कंटिन्यू प्राइस राइजिंग इज कॉल्ड इन्फ्लेशन ओनली। एकदम से कोई कीमत बढ़ी उसको इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। लगातार कीमतें बढ़ रही तो उसको क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। और मुद्रास्फीति ये तो समझ आ गया क्या है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है। दो तरह के मुख्य कारण है। हम दो प्रकार से मुद्रास्फीति को समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति इन दो कारणों के कारण उत्पन्न होती है। एक तो है उत्पादन कम होने के कारण, दूसरा होता है मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण। अब मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से मुद्रास्फीति क्यों होती है, कीमतें क्यों बढ़ती है? When the supply of money is increasing, how we can see the inflation in the condition। तो इसके लिए ये बात जाननी जरूरी होगी। ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा मुद्रा की सप्लाई होगी, हर एक के पास मुद्रा होगी, तो वो अनावश्यक डिमांड क्रिएट करेंगे, अनावश्यक मांग का निर्माण करेंगे। उतनी आपूर्ति देश की अर्थव्यवस्था में नहीं हो पाएगी, मांग पूर्ति असंतुलन हो जाएगा, उसके कारण क्या होगी? मुद्रास्फीति हो जाएगी। इसलिए लगातार कीमतें बढ़ती हैं यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो। अब ये किन कारणों से होती है? मुद्रा की आपूर्ति क्यों बढ़ती है? मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है जब आरबीआई ज्यादा करेंसी छाप देता है, या आरबीआई साख निर्माण ज्यादा करता है। साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करता है। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब लोन ज्यादा देने लग गया। यदि वो लोन ज्यादा देने लग जाएगा तो भी मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी? मार्केट में ज्यादा हो जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। एक अलग बात करें कि सरकार विकासात्मक कार्य बहुत ज्यादा कराने लगी। विकासात्मक कार्य कराएगी तो भी मुद्रा का प्रवाह जो होगा वो सरकार से जनता की तरफ हो जाएगा, और उससे मांग का निर्माण होगा, और उससे कीमतें बढ़ेंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति कहलाएगी। और किसी भी कारण से यदि मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लोन ले लिए जाए, अंतर्राष्ट्रीय रेट बढ़ जाए, किसी भी तरीके से हम क्या करें, मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होता है? मुद्रास्फीति होना शुरू हो जाता है। दूसरा मैंने कारण बताया उत्पादन कम होने वाले कारण। पहला कारण तो क्या था इसका? मुद्रास्फीति का कारण क्या था? पहला कारण, मेन कारण, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने वाले कारण। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने वाले कारण। और दूसरा है उत्पादन कम होने के कारण। उत्पादन कम होने वाले कारण। उत्पादन कम होना किन कारणों से? किसी भी बाढ़ से, सूखे से, किसी भी कारण से, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, किसी भी कारण से प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा? मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाएगा। वी कैन सी द डिसइक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। जब डिमांड और सप्लाई में जब मांग ज्यादा होगी और पूर्ति कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। दूसरा, सरकार की ऐसी नीति आ जाती है, पॉलिसीज ऐसी आ जाती हैं जिससे उत्पादन क्या होते हैं? हतोत्साहित होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं। उससे भी क्या होगा? उत्पादन कम हो जाएगा। या औद्योगिक अशांति है, तालाबंदी, हड़ताल, असंतोष उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण भी उत्पादन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके कारण भी क्या होंगे? मांग और पूर्ति में संतुलन बिगड़ जाएगा। मांग ज्यादा हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाएगी, तो उससे भी कीमतें बढ़ेंगी, और उससे क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति हो जाएगी। तो ये मुख्य कारण है मुद्रास्फीति को उत्पन्न होने के। अब हम बात करें मुद्रास्फीति होते कितने टाइप की? मुद्रास्फीति होती कितने टाइप की? इसकी बात करें तो वैसे तो बहुत तरह की होती है, लेकिन
मुद्रास्फीति को मुख्यतः दो तरह से देखा जाता है, एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। मांग जनित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन या मांग जनित मुद्रास्फीति कहें मांग जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति अभी बताया मैंने क्या होता है, कीमतों का लगातार बढ़ना, ये क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। और मांग के कारण, यदि मांग लगातार बढ़ती जा रही है, मांग के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कैसे, अभी हम मांग पूर्ति का कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊं, इस अक्ष पे हम कीमत ले रहे हैं प्राइस, इस अक्ष पे क्वांटिटी ले रहे हैं मात्रा, ये मांग वक्र है, डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे क्या आ गया, संतुलन बिंदु। ओ एक्स1 वस्तु के ओ P1 कीमत क्या होती है, निर्धारित हो जाती है। ठीक है, अभी इस पे मैं ज्यादा देखेंगे अपने इस बिंदु पे। मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ेगी, किसी भी कारण से मांग बढ़ गई, जैसे दीपावली आ जाती है तो पटाखों की मांग बढ़ जाती है, तो मांग वक्र दाएं और शिफ्ट हो जाएगा। ये मांग वक्र कहां गया, D2 हो गया, संतुलन बिंदु बदल के क्या हो गया, E2, क्योंकि मांग बढ़ी है, बाजार में हम गए हैं, हमने मांग को बढ़ाया है, तो मांग बढ़ेगी, पूर्ति तो उतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगी, तो कीमतें क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो कीमतें बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। और देखते हैं हम, और मांग बढ़ गई, और मांग बढ़ गई, तो और ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, D3 संतुलन बिंदु, E3 X3 की कीमतें और बढ़ गई। ठीक है, तो ये लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लगातार इस एक्सिस पे देखिए कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हो रहा है मांग बढ़ने के कारण। मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन प्राइस इज राइजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड कंटिन्यूअसली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, इसी तरह दूसरी होती है लागत जन्य मुद्रास्फीति या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दूसरी कौन सी है, लागत जन्य मुद्रास्फीति। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यही ग्राफ से हम देखते हैं, इधर हम क्या ले रहे हैं, क्वांटिटी या मात्रा, इधर हम ले रहे प्राइस और कीमत। ये मांग वक्र है D1, ये पूर्ति वक्र है S1, संतुलन बिंदु E1, X1 की कीमतें P1। अब क्या हुआ, किसी कारण से क्या हुई, लागत बढ़ गई। लागत बढ़ गई तो उत्पादनकर्ता क्या करेगा, उत्पादनकर्ता उसकी पूर्ति को कम कर देगा। पूर्ति को कम करेगा तो ये बाईं ओर खिसक जाएगी, S2 संतुलन बिंदु E2, कीमतें बढ़ गई, कितनी होगी, P2। और लागत बढ़ गई, और लागत बढ़ गई तो ये और पूर्ति कम कर देगा, और पूर्ति कम करेगा तो ये और बाईं ओर आ जाएगी, E3, कीमतें बढ़कर P3। तो ये लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, किस कारण से, क्योंकि लागत बढ़ रही है, लागत बढ़ी जिसके कारण पूर्ति कम हो रही है, कीमतें लगातार बढ़ रही है। कीमतें लगातार बढ़ना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। और किसके कारण बढ़ रही है, लागतों के बढ़ने के कारण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लागत जन्य मुद्रास्फीति। तो ये दो तरह की मुख्यतः मुद्रास्फीति है जिनका आप प्रयोग अपने उत्तर में कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि हम वैसे तो कई प्रकार की और देखें, जैसे मुद्रा अपस्फीति और वो है, उसके बाद हम बाद में जिक्र करते हैं, लेकिन पहले हम बात करें कि मुद्रास्फीति को रोकेंगे कैसे। मुद्रास्फीति को रोकने के कई दो तरह के उपाय हैं।
एक तो क्या कहते हैं उसको, मौद्रिक उपाय, एक राजकोषीय उपाय, मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स। तो पहले हम बात करेंगे मौद्रिक उपायों की। मौद्रिक उपायों की बात करें तो दो तरह से बांटा गया मौद्रिक उपाय को। कौन कौन सा? एक तो मात्रात्मक उपाय और एक है गुणात्मक उपाय। ये हमने काफी पढ़ा है जब हमने बैंक किया था, बैंक वाले चैप्टर में काफी पढ़ा है। मात्रात्मक उपाय में सबसे पहले मैं फटाफट उसको रिवाइज कर दूंगा। मात्रात्मक उपाय में सबसे पहले कौन सा आता है? बैंक रेट या बैंक दर। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या आ गया? बैंक दर पहला। और बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस दर पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाती है। दैट रेट ऑन व्हिच आरबीआई प्रोवाइड्स द लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। ध्यान रहे, मुद्रास्फीति है, बैंक दर बढ़ाना है। मुद्रा अपस्फीति है, बैंक दर को कम करना है। दूसरा था सीआरआर, नकद कोषानुपात, कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या था? हर बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। मुद्रास्फीति में बढ़ाना है, मंदी के समय कम करना है। तीसरा था एसएलआर, वैधानिक तरल कोष अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर बैंक को निश्चित जमाओं का एक जितनी भी जमाएं हैं उसका निश्चित अनुपात खुद के पास भी रखना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एसएलआर, वैधानिक तरल कोष अनुपात। मुद्रास्फीति में बढ़ाना है, मंदी में कम करना है। एक आती है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रास्फीति में जब इन्फ्लेशन के टाइम में सर्कुलेशन ज्यादा है, मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए बैंक क्या करते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय करते हैं, ताकि जो अनावश्यक क्रय शक्ति जो पैसा है वो बैंकों में चला जाए। और मंदी के समय उसका बैंक क्या करते हैं? क्रय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। रेपो दर, अभी जैसे बैंक दर बताया, वो दर जिस दर पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। और यही बात अब लिखें कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है उसको हम बोलते हैं रेपो दर। दीर्घकालीन शब्द आता है तो बैंक दर, और अल्पकालीन शब्द आता है तो रेपो दर हो जाता है। वही मुद्रास्फीति के समय बढ़ा देंगे, अपस्फीति के समय कम कर देंगे। रिवर्स रेपो दर, बैंकों के पास जो अनावश्यक पैसा पड़ा होता है वो आरबीआई के पास जमा करा देते हैं, और उस पर जो ब्याज देता है आरबीआई उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। अब हम बात करें गुणात्मक उपायों की, तो सबसे पहला मार्जिन निर्धारण। ये क्या बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि हम बैंकों के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो हमें उनके लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, और जितनी की सिक्योरिटी अमाउंट होती है उससे कम हमें ऋण प्रदान किया जाता है। तो इन दोनों में जो अंतर होता है, किसमें? जो हमने अमानत या जमानत रखी है उसका मूल्य, और जो हमारा ऋण स्वीकृत हुआ है उसका अमाउंट में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। मुद्रास्फीति में बढ़ा देते हैं, अपस्फीति में कम कर देते हैं। साख की राशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं इसको। साख की राशनिंग चुन चुन के भेदभाव वाली नीति अपनानी है। जब मुद्रास्फीति है तो हमें लोन कम देना है, लेकिन जो आवश्यक क्षेत्र है या आवश्यक एरिया है जो उसमें हमें लोन देना ही पड़ता है, तो उनके लिए कम ब्याज दर, दूसरे क्षेत्रों के लिए ज्यादा ब्याज दर, एक कोटा निर्धारित करता है। किसी भी तरीके से जब भेदभाव वाली ये अपनाई जाती है तो उसको बोलते हैं साख की राशनिंग। और है उपभोक्ता साख, उपभोक्ता वस्तुओं पर दिया जाता है ये। नैतिक विनय
आरबीआई बैंकों को एडवाइस देता है और उनको वो बात माननी पड़ती है। नहीं मानते तो अगला है प्रत्यक्ष कार्यवाही, उनके खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाती है। तो ये सारे मौद्रिक उपाय हैं जिसका हमें प्रयोग करना पड़ता है मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। ये तो सारे मौद्रिक उपाय हो गए। इसके अलावा एक उपाय आता है, वो होता है राजकोषीय उपाय। वो कौन सा होता है? राजकोषीय उपाय। सरकारी खजाने की नीतियां, उसको बोला जाता है राजकोषीय उपाय। अब राजकोषीय उपाय में हम देखें तो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट आते हैं: सरकारी आय, सरकारी व्यय, सरकारी ऋण। सार्वजनिक आय, गवर्नमेंट इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट। सार्वजनिक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, फिस्कल मेजर्स कह सकते हैं। सार्वजनिक व्यय, और सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक आय, सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या है? कर। अब मुद्रास्फीति है, बाजार में खूब पैसा है, बहुत तेजी का वातावरण है, अनावश्यक क्रय शक्ति जनता में प्रवाहित हो रही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या करे? सरकार टैक्स रेट बढ़ा दे, कर ज्यादा ले ले, तो अनावश्यक जो क्रय शक्ति होगी वो सरकार की तरफ हो जाएगी, जनता से वापस चली जाएगी। तो मुद्रास्फीति या मांग पूर्ति के संतुलन को बना सकेंगे, तो उससे हम उपाय कर सकते हैं। सार्वजनिक व्यय की बात करें, सरकार खर्च करती है, मंदी के समय तो खर्च बनता है, लेकिन जब मुद्रास्फीति का समय है, तेजी का समय है, उस समय सरकार को अपने खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ता है ताकि अनावश्यक पैसा बाजार में प्रवाहित ना हो, सर्कुलर फ्लो ना बढ़े, उसको रोक सके और उससे अनावश्यक मांग को हम कंट्रोल या नियंत्रित कर पाएंगे। सार्वजनिक ऋण, जो सरकार लोगों से ऋण लेती है, मुद्रास्फीति के ऋण बढ़ाने चाहिए ताकि जो मुद्रा का प्रवाह है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वो जनता से सरकार की तरफ हो जाए, जो पैसा है वो जनता से सरकार की तरफ चला जाए, ताकि अनावश्यक परचेजिंग पावर जो मार्केट में फ्लो हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उसको रोका जा सके। तो ये राजकोषीय उपाय है, ये मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय। अब हम बात करें, कई तरह के शब्द आते हैं आपके सामने, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। स्टैगफ्लेशन या निष्पन्द स्फीति कहा जाता है जब बाजार में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी पाई जाती है, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन या निष्पन्द स्फीति कहा जाता है। और मुद्रा अपस्फीति का मतलब मंदी। जैसे मुद्रास्फीति का मतलब तेजी ले सकते हैं हम, कीमतों का बढ़ना ले सकते हैं, वैसे ही कीमतों का कम होना क्या होता है? मुद्रा अपस्फीति होती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के प्रभाव बड़े खतरनाक होते हैं, अच्छे भी होते हैं कईयों के लिए। तो मुद्रास्फीति के प्रभावों में देखें तो मुद्रास्फीति हमेशा स्थिर वेतन वालों के लिए तो नुकसानदेह है, क्योंकि वेतन हमेशा जो है कीमतों के पीछे पीछे बढ़ता है, या कहीं तो पीछे पीछे भागता है। कीमतें ज़्यादा होंगी तो उसके आधार पे वेतन आयोग गठित किए जाएंगे, वेतन बढ़ाने की सिफारिश होंगी, फिर वो सिफारिश लागू होंगी, तब तक तो कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो कीमतों जो स्थायी आय वाले होते हैं, स्थिर आय वाले होते हैं, उनके लिए मुद्रास्फीति क्या होती है? नुकसानदायी होती है। और जो समय के साथ साथ जिनकी या परिस्थितियों के साथ साथ आय घटती बढ़ती रहती है, उनके लिए मुद्रास्फीति प्रेरणादायी होती है। तो जैसे कीमतें बढ़ेंगी उनका भी लाभ बढ़ेगा, उनका लाभ बढ़ेगा तो उनकी आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो वातावरण बड़ा हर्षोल्लास वाला होगा, खुशियों वाला होगा। जो भी उत्पादन कृषक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उद्योगपति हैं,
उनके लिए मुद्रास्फीति जो होती है मोटिवेशनल होती है, उनको प्रेरणा देती है, क्योंकि जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं उनकी आय बढ़ती जाती है, और बढ़ती आय हमेशा प्रेरणादायी होगी, हमें उसका फायदा मिलता ही जाएगा। इसमें ऋण देने वाला दुखी होता है, ऋण लेने वाला मस्त रहता है, उसको फायदा होता है, ऋण लेने वाले को फायदा होता है, ऋण देने वाले को नुकसान होता है। ये मुख्य इसके ये कहे कि प्रभाव है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि मंदी बढ़िया है या मुद्रास्फीति बढ़िया है? तो मंदी की तुलना में हमेशा मुद्रास्फीति एक नियंत्रित वे में, एक नियंत्रित तरीके से यदि मुद्रास्फीति है तो हमेशा वो प्रेरणास्पद होती है, क्योंकि बढ़ती आय हमेशा हमें प्रेरणा देती है कि हमें और काम करना चाहिए ताकि हमारी आय लगातार क्या हो, बढ़ती जाए। तो इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन उठता है कि मंदी और तेजी में से कौन सा फलदायी है, कौन सा फायदेमंद है, कौन सा बढ़िया है, which one is better than inflation or recession, then you can say only inflation is the better than recession, because inflation always can be motivate for investors और businessmen, कि वो हमेशा इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, मोटिवेशनल होता है, प्रेरणादायी होता है। ये सारी बातें मुद्रास्फीति की थी। अब मांग पूर्ति प्रबंधन की बात करें तो मांग और पूर्ति और कीमतें ये कैसे हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मांग पूर्ति के बारे में जानना पड़ेगा। अभी मैंने ग्राफ बनाए थे, उन ग्राफों को ही हमें समझना पड़ेगा, तो उससे पता लगे कि मांग पूर्ति और कीमत प्रबंधन क्या है। देखो, मांग की बात करें, डिमांड जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, एक निश्चित समय स्थान कीमत पर वस्तु की मांगी की मात्रा को क्या बोलते हैं, मांग कहते हैं। At given time, price and place, a consumer is ready to purchase, that is called demand, है ना। निश्चित समय होना चाहिए, निश्चित स्थान, निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर हम एक उपभोक्ता जितनी वस्तु खरीदने को तैयार है वो उसकी क्या है, मांग है। और मांग का नियम जानने से पहले हमें फलन देखना पड़ेगा कि डिमांड जो है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन बाकी चीजों को हम स्थिर मान रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक वर्ड लिया था, व्हेन अदर फैक्टर रिमेंस कांस्टेंट, अन्य बातें स्थिर रहने पर। जब अन्य सिचुएशंस हम कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, तो कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। कीमत ज्यादा होगी तो मांग मात्रा कम होगी, कीमत कम होगी तो मांग ज्यादा करेंगे। सिंपल सी बात है। आज यदि पिज्जा महंगा आता है तो हम उसकी मांग क्या करते हैं, पिज्जा मान लेते हैं 150 का है तो हम एक खाते हैं, पिज्जा 100 रुपए का होता है हम 2 खा लेंगे, पिज्जा 10 रुपए का हो जाए तो हम खूब सारे पिज्जे खा लेंगे। तो जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी हम मांग बढ़ाते जा रहे हैं, और कीमत बढ़ती जाएगी हम मांग कम करते जाएंगे। इसका मतलब when other factor remains constant, there are inverse relation between price and quantity demand, कि अन्य बातें स्थिर रहने पर कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। तो ये देखें आप, जब हम उल्टा संबंध दिखा रहे हैं, इनवर्स रिलेशन दिखा रहे हैं प्राइस और डिमांड में, तो हमेशा कर्व कैसा आएगा, डिक्लाइनिंग आएगा। कीमत ज्यादा है तो मांग क्या है, कम, और कीमत जब कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। ठीक है। इसी तरह हम पूर्ति का, ज्यादा हमें इस डीप में जाना, लेकिन एक नॉर्मल हमें मांग पूर्ति का कॉन्सेप्ट पता हो, ताकि हम मुद्रास्फीति के बारे में भी समझ सकें, शेयर मार्केट के बारे में भी समझ सकें, हम एक्सचेंज रेट के बारे में समझ सकें। तो वो सारी बातें मांग पूर्ति पर डिपेंड करती हैं। हम जब मांग की बात कर रहे थे, डिमांड का देखा था हमने, इधर है मांग, डिमांड, और इधर है कीमत, इनवर्स रिलेशन था, है ना। मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र क्या होगा, डिमांड का विल शिफ्ट टू राइटवर्ड, दाहिने तरफ खिसक जाएगा, और मांग कम होगी तो ये बाईं ओर खिसक जाएगा। तो ये इसके बढ़ने घटने की कहानी है। अब हम बात करें पूर्ति की, तो दूसरी बात किसकी है, पूर्ति की, सप्लाई। पूर्ति वही निश्चित समय स्थान कीमत पर एक उत्पादन करता जितनी वस्तु बेचने को तैयार है वो क्या है, पूर्ति। At given time, price and place, a producer ready to sell that particular quantity is called supply. और पूर्ति का नियम बताएं तो अन्य बातें स्थिर माननी है,
तो पूर्ति का नियम की बात करें तो पूर्ति साइड हम सोचेंगे प्रोड्यूसर साइड की तरफ से, उत्पादक की तरफ से देखेंगे तो सप्लाई आल्सो रिलेट विद प्राइस। हम उत्पादन करते हैं, हमें कीमत ज्यादा मिलेगी, पूर्ति ज्यादा करेंगे, कीमत कम मिलेगी, पूर्ति कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अन्य बातें स्थिर रहें तो कीमत और पूर्ति में कैसा संबंध होता है, सीधा। ठीक है, another factor means constant, there are direct relation between price and supply। आप खुद देख सकते हैं, अभी गैस सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर पहले 300 का आता था तो बड़ी मुश्किल से मिलता था, फिर 600 का हुआ तो कुछ अच्छे से मिलने लगा, आजकल 960 का है तो ये बहुत अच्छे से मिलता है। तो मतलब जैसे जैसे कीमतें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। सीधा संबंध दिखाना है तो कर्व हमेशा कैसा आएगा, उठता हुआ। प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो ये सीधे संबंध को दिखाती है। अब हम बात करें पूर्ति वक्र की, तो पूर्ति वक्र तो हमारा बन चुका है। और पूर्ति बढ़ने पे क्या होगा, देखो पूर्ति बढ़ती है तो पूर्ति वक्र राइटवर्ड शिफ्ट होता है दाहिनी तरफ, और पूर्ति कम होती है तो ये बाईं ओर खिसक जाता है। जैसे इसका शेप ये है तो बढ़ेगा तो दाईं ओर, घटेगा तो बाईं ओर। ये इसका शिफ्टिंग वो भी इंक्रीज और डिक्रीज पे। अब संतुलन की बात करें या कीमत निर्धारण कीमत निर्धारण क्या होती है, प्राइस डिटरमिनेशन कहाँ होता है, जहां मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे वहां पे क्या हो जाएगा, कीमत का निर्धारण हो जाएगा। तो हम इसको समझेंगे, इधर हम ले रहे हैं कीमत, प्राइस ले रहे हैं, और इधर ले रहे हैं मात्रा, क्वांटिटी। ये मांग वक्र है जो कि कीमत और मांग के विपरीत संबंध को दिखाता है। ये पूर्ति वक्र है जो कीमत और पूर्ति के सीधे संबंध को दिखाता है। जहां ये काटते हैं वहां संतुलन बिंदु क्या आता है, E, और X1 वस्तु की P1 कीमत निर्धारित हो जाती है। ये कीमत निर्धारण है। अब कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं अभी एक पहला, इससे तो कीमत निर्धारित होगी। अब कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा मांग के घटने बढ़ने से या पूर्ति के घटने बढ़ने से। तो हम पहले मांग के घटने बढ़ने देखते हैं, फिर पूर्ति के घटने बढ़ने को देखते हैं। तो मांग में परिवर्तन, पहला क्या देख रहे हैं हम, मांग में परिवर्तन। तो जैसे ये कीमत का निर्धारण हो गया, मांग बढ़ेगी तो ये दाईं ओर खिसक जाएगा। अभी हमने देखा था मांग वक्र, पूर्ति को स्थिर लेके चल रहे हैं, सिर्फ मांग में परिवर्तन देख रहे हैं। तो मांग बढ़ेगी, दाईं ओर खिसक गया, E2 ये E1 था तो X2 की कीमतें बढ़कर कितनी होगी, P2। और यदि मांग कम हो जाती है, तो ये बाईं ओर खिसक जाएगा, D3 संतुलन बिंदु P3, X3 की कीमतें घटकर कितनी होगी, P3। तो ये मांग के घटने बढ़ने को दिखाया गया है। मांग बढ़ी कीमत बढ़ेगी, मांग घटी कीमत घटेगी। ये मांग के परिवर्तन से कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको दिखाया गया है। और हम देखेंगे पूर्ति में परिवर्तन। दूसरा है चेंज इन सप्लाई या पूर्ति में परिवर्तन। इसमें देखेंगे आप, इधर हमने लेनी है क्वांटिटी या मात्रा, इधर हमने लेनी है कीमत। ये मांग वक्र है D1, ये पूर्ति वक्र है S1, जहां काटा वहां पे संतुलन बिंदु E1, और OX1 का कीमत निर्धारित होगी P1। अब हम मांग को स्थिर लेके चल रहे हैं, अब हम बदलेंगे पूर्ति को। तो पूर्ति बढ़ गई, पूर्ति बढ़ेगी तो ये दाईं ओर खिसकेगी, दाईं ओर खिसक गई तो नया आ गया S2 संतुलन बिंदु E2, X2 की कीमतें घट गई P2। और यदि पूर्ति कम हो गई, मार्केट में कम होगी तो बाईं ओर खिसक जाएगा
तो नया वक्र आ जाएगा S3 संतुलन बिंदु E3 X3 की प्राइस बढ़ के हो जाएंगे P3। तो ये जो परिवर्तन आएगा ये आएगा पूर्ति के कारण। तो हमने अब देखा मुद्रास्फीति में भी ये देखे थे हमने, मांग पूर्ति से फर्क पड़ता था, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था और ये हमारे सिलेबस में भी है। तो मांग पूर्ति का ये नियम है, मांग और पूर्ति की कीमत का निर्धारण है, मांग का परिवर्तन और पूर्ति के परिवर्तन से क्या कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, ये चीज भी हमने देखी। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।